नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। आज हम देखने वाले हैं सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का समावेश। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे आपकी आने वाले सीटेट एग्जाम दिसंबर 2022 के लिए, क्योंकि यदि आप फर्स्ट टाइम देने से जा रहे हैं सीटेट एग्जाम तो यहाँ पर पता चलेगा आपको किस प्रकार के प्रश्न सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आज की जो प्रश्न है वो पेपर सेकंड के लिए है, सामाजिक विज्ञान के लिए है। और ये इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम दे चुके हैं, इसका सेकंड पार्ट है। उसी के आगे के क्रम में जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन 60 क्वेश्चन एक साथ लेने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर आज फिर आपको उसका सेकेंड पार्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इन प्रश्नों की और देखते हैं इसमें बाकी के प्रश्न किस प्रकार के थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय, और बी है नए 100 रुपए का नोट जारी करना, सी है प्रारंभिक स्कूलों विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का निर्णय, डी है किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय। तो देखिए प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि राज्य सूची के अंतर्गत जो आएगा, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन से विषय रखे गए हैं, कौन कौन से विषय उसमें आते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका चयन करना है। तो 4 कथन दिए हैं, इसके लिए विकल्प यहाँ पर नीचे दे रखे हैं, ए सी बी सी सी डी और ए डी। अब देखिए विकल्प को यदि आप देखें तो कोई भी 2 कथन जो है वो इसमें यहाँ पर आ रहे हैं, और इस प्रकार से आप इन 2 कथनों के विकल्पों से थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाती है कि कोई भी 2 यहाँ पर इसमें शामिल हैं। अब आप चारों को जरा ध्यान से देखिए, और यहाँ पर कौन से जो निर्णय है वो राज्य सरकार राज्य सूची के अंतर्गत इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो विकल्प कथन जो सी वाला है और डी वाला है, जिसमें प्रारंभिक स्कूल विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का निर्णय, किसानों को बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय, ये राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। बाकी 2 इसमें नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए उत्तर जो होगा वो बन जाता है विकल्प नंबर 3, जो कि है सी और डी वाला यहाँ पर उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न के विकल्पों को से भी आपको काफी आसानी मिल जाती है उत्तर को निकालने में। आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आता है, अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है और उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से ये उल्लंघन है? स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, चिकित्सा उपचार का अधिकार, या फिर उसके जीवन का अधिकार? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब उसका उपचार नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन यहाँ पर खतरे में होगा। तो यहाँ पर उसके लिए उसके जीवन का अधिकार जो है उसका प्रत्यक्ष रूप से ये उल्लंघन है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, किस मामले मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर किस मामले मुकदमे में यह बात कही गई थी? तो यहाँ पर देखिए MC मेहता बनाम भारतीय संघ, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, सी है थर्ड यहाँ पर समित मेहता बनाम भारतीय संघ, और 4th है यमुना फ्लड प्लेन पर आर्ट ऑफ लिविंग मुकदमा या मामला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकेंड होगा सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न फिर यहाँ पर है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण देना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को किसका उदाहरण देना चाहिए? छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान का अनुच्छेद 17, या फिर आरक्षण नीति, या फिर न्यायिक समीक्षा? यहाँ पर हमें करना है सही विकल्प का इसमें चयन। तो यहाँ पर इसके विकल्पों को देखते हैं, केवल ए है, केवल बी है, ए और बी है, और बी और सी है। तो देखिए यहाँ पर है ए और बी, जो कि होगा विकल्प नंबर 3। और इसके लिए यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन और आरक्षण नीति, है ना, सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को इनका दोनों का उदाहरण यहाँ पर देना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर इसमें 3rd बनेगा उत्तर।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर स्टेटमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इसमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो फिर यहाँ पर एक कथन से संबंधित प्रश्न है, का अभिकथन दिया है, लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब निर्धन हैं। अब इसका कारण देखिए, गरीब निर्धनता एवं संसाधनों का अभाव भारत में असमानता का मुख्य कारण है। अब देखिए, यदि हम बात करें तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है, लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब और निर्धन है। क्या इसका कारण ये दूसरा जो कारण है ये इस पहले कथन के साथ में जुड़ रहा है, यानी कि इसका कारण बन रहा है? तो यदि हम इसका कारण ये बन रहा है तो बिल्कुल दोनों ही यहाँ पर सत्य हो जाएंगे, और आर यदि इसका कारण नहीं है तो ये ए सही हो सकता है और गलत हो सकता है, और यदि ए भी गलत लगता है आपको तो दोनों भी गलत हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो निकालना है ना। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि ये थोड़ा समझ में नहीं आते ना कि किस प्रकार से इनको समझा जाए, किस प्रकार से इनका उत्तर निकाला जाए। तो देखिए, यहाँ पर यदि कारण आर जो इसकी व्याख्या सही रूप से करता है तो आपके दोनों ही सही हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये भी सही है और ये जो कारण है ये बिल्कुल अभिकथन ए का कारण बन रहा है, यानी कि इसकी व्याख्या सही तरीके से करता है। तो यहाँ पर हो जाता है ए और आर दोनों ही सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। देखिए, गरीब निर्धनता एवं संसाधनों का अभाव भारत में असमानता का कारण है। तो सभी के पास यदि समान रूप से संसाधन रहेंगे तो फिर गरीबी रहेगी नहीं, क्योंकि सब लोग समान हो जाएंगे। पर कोई किसी के पास कुछ ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो कोई संसाधन से परिपूर्ण है और किसी के पास संसाधनों का अभाव है। तो यही असमानता ही इसका मुख्य कारण है। और यदि ये सब समान होते तो गरीबी बचती ही नहीं, निर्धनता रहती नहीं। सबको यदि बराबर मिलता तो फिर कहाँ बचती। तो यहाँ पर बिल्कुल ये इसमें कारण बनता है, और गरीब लोगों के साथ में भेदभाव भी होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर वाद विवाद करवाना, या फिर साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करवाना, सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करवाना, या फिर है सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केरल की केस स्टडी। उपयुक्त विकल्प का यहाँ पर चुनाव कीजिए। तो देखिए, यदि हम यहाँ पर चुनाव करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका जो थीम है उसको पूरा करवाने हेतु प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका क्या योजना यहाँ पर बना सकती है। तो इसमें जो योजना बना सकती है वो रहेगी, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन पर वाद विवाद करवा करके, है ना, और साफ पानी के उपलब्धता पर चर्चा करवा करके, इसी के साथ में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना भी करवा सकती हैं, और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केरल की केस स्टडी भी करवा सकती है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसमें बनते हैं हमारे जो कारण बनते हैं वो ए, बी, सी और डी चारों ही इसमें बनते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है इसके लिए ऑप्शन नंबर 4, जो कि होगा ए, बी, सी, डी के रूप में। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने है तो निम्न में से कौन सी युक्तियां सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर देखिए, हमें समालोचनात्मक दृष्टिकोण बच्चों के अंदर विकसित करना, उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, और हम कौन सी युक्ति यहाँ पर सबसे उपयुक्त को मानेंगे। मुद्दों पर चर्चा, दृश्य श्रवण सामग्री, या फिर शिक्षक का मत। यहाँ पर उपयुक्त विकल्प में से चुनाव करना है। केवल ए बी है, बी सी है, ए सी है और ए बी सी 3 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए हम मुद्दों पर चर्चा करवा सकते हैं और दृश्य श्रव्य जो सामग्री है उसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा, जिसमें ए और बी के रूप में यहाँ पर दिया है, ये यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में मौसमों की चर्चा करते हुए एक शिक्षिका पाठ योजना बना रही है। वह अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रति के साथ में इसको जोड़ना चाहती है ना, से जोड़ना चाहती है, और इससे उसने इनसे पहले निम्नलिखित संप्रतियों में से कौन सा संप्रति पढ़ाया है। तो देखिए, मौसम की शिक्षिका यहाँ पर चर्चा करने के लिए पाठ्य योजना बना रही है। तो मौसम से पहले, मौसम का जो संप्रति है इसको शिक्षिका पहले जो पढ़ाया है उस संप्रति के साथ में जोड़ना चाह रही है। तो शिक्षिका ने इससे पहले क्या पढ़ाया है
वो हमें यहाँ पर विकल्पों में से निकाल करके दिखाना है। लीप वर्ष, परिक्रमण, घूर्णन या प्रदीप्ति व्रत। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है। यदि आप प्रश्न को थोड़ा समझ लेते हैं तो उत्तर निकालना आपके लिए आसान होता है। मौसम की चर्चा शिक्षिका अब करेंगी, है ना। तो शिक्षिका इसके लिए पाठ योजना बना रही है। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पर बनाते हैं हम मन से कि मौसम जो होते हैं वो परिवर्तित क्यों होते हैं। तो मौसम में परिवर्तन क्यों आता है, यानी कि ऋतुएं क्यों बदलती है। तो इसका जो कारण होता है वो होता है कि जो हमारी पृथ्वी होती है जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसे मान लीजिए सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी, तो चक्कर लगाने के कारण ही क्या होता है, मौसम संबंधी परिवर्तन जो होते हैं देखने को मिलते हैं, ऋतुएं परिवर्तित होती है। और सूर्य के आसपास जो चक्कर लगाने का क्रम होता है, जो गति होती है, उसी को हम कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब है परि मतलब आसपास, और परिक्रमा करना सूर्य की परिक्रमण गति होती है। एक घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमण होती है। घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं और परिक्रमण के कारण मौसम या ऋतुएं परिवर्तित होती है। तो निश्चित रूप से शिक्षिका ने पहले संप्रत्ययों में से जो संप्रत्यय पढ़ाया है वो हो जाता है हमारा विकल्प नंबर 2, जो कि है परिक्रमण। बिल्कुल सही उत्तर यहां पर हमारा रहेगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे सकता है। दिए गए तर्क है तो साक्ष्य का स्रोत पूछना, विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को केवल एक ही तरीके से व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करना, और डी है शिक्षक के द्वारा कही गई बात का ज्यों का त्यों यहाँ पर वर्णित करना। अब इसमें से हमें यहाँ पर सही विकल्प का चयन इसमें करना। तो देखिए यहाँ पर हम बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसके लिए विकल्प ए और बी जो रहेगा ये इसमें सही रहेगा। तो ए और बी यहां पर इसमें ठीक रहेगा, पहला विकल्प ही इसमें सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न आता है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। तो देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए है और इसमें है विकल्प कथन है, प्रश्नोत्तरी क्विज का आयोजन करना जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर शिक्षक के द्वारा लिखवाए गए नोट्स में है। बी है यहाँ पर विद्यार्थियों को नियमित तौर पर पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने के लिए सामान्य ज्ञान के विषय उपलब्ध करवाना। डी है बच्चों को समाचार पढ़ने और उस विषय वस्तु पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना, और सही विकल्प का चयन इसमें करना है। तो देखिए बच्चों को जब चर्चा करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए और तर्क करने के लिए मिलेगा तो वहां पर बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा, है ना। बच्चे वहां पर चिंतन करेंगे और तर्क के साथ में उस बात पर चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नोट्स लिखवाए गए हैं तो यहाँ पर बच्चों में कोई चिंतन इतना अच्छा नहीं उत्पन्न होगा, है ना। और नियमित तौर पर जो पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, यहाँ पर भी बच्चों का चिंतन जो है वो उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। परंतु यदि हम विकल्प सी और डी को देखते हैं, जहां पर बच्चों को अवसर मिल रहा है वाद विवाद आयोजित करने के लिए और सामान्य ज्ञान के विषय उपलब्ध करवाते हैं बच्चों को, तो निश्चित रूप से इन दोनों विकल्पों में यहाँ पर बच्चों के चिंतन को बढ़ावा मिलता है ऑप्शन नंबर सी और डी के रूप में। तो सी और डी में हमारा जो विकल्प नंबर 4 है वो बन रहा है इसमें यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए, विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाली आकलन विधि की प्रकृति में होना चाहिए। अब इसमें क्या होना चाहिए, अधिगम का आकलन, अधिगम की तरह आकलन, या अधिगम के लिए आकलन, या रचनात्मक आकलन। तो विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हैं तो विकसित किए जाने वाली जो आकलन विधि रहेगी उसमें हमारी जो प्रकृति मतलब विधि की प्रकृति जो होना चाहिए वो होना चाहिए अधिगम का आकलन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें निम्नलिखित का मिलान करना है और इनका मिलान इसमें करना है। तो मिलान की यदि हम बात करें इसमें, तो देखिए यहां पर अधिगम चुनौतियां, प्रश्न को हम मिलान कर लेते हैं उसके बाद इसके विकल्पों को आप समझ लेना।
तो देखिए अधिगम चुनौतियां जो होती है वो होती है निदानात्मक आकलन के लिए। प्रवेश व्यवहार की यदि हम बात करें तो प्रवेश व्यवहार जो होता है वो प्लेसमेंट आकलन। प्रमाणीकरण की यदि हम बात करें तो प्रमाणीकरण जो होता है वो योगात्मक आकलन, और अधिगम प्रगति वो है रचनात्मक आकलन। तो इस प्रकार से हमारा जो मिलान रहेगा वो इनका रहेगा, और इसके लिए हमारा जो विकल्प 2 होगा वो जिम्मेदार होगा इन्हें इस प्रकार से मिलाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा कीजिए। मौलिक अधिकार क्या है? भारत गणतंत्र कब बना? क्या होगा यदि चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध ना हो? देखिए अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का हम आकलन करना चाहते हैं, और इसके लिए हम यहाँ पर कथन को ले सकते हैं जिसमें ए और बी है। राज्य तथा सरकार के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए और मौलिक अधिकार क्या है? ए और बी के रूप में यहां पर हमारा उत्तर होगा, और वो है विकल्प नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, जोया मैडम यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विद्यार्थियों ने सरकार के विभिन्न प्रकारों के संपत्ति को समझ लिया है, और निम्न में से कौन सा प्रश्न उनकी समझ के बारे में शिक्षिका को निर्णय लेने के सक्षम बनाएगा? आपको क्या लगता है कि उन लोगों को निर्णय लेने में कैसे भागीदार बनाया जाए जिन्हें यह निर्णय प्रभावित करेंगे? दूसरा है, राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना कीजिए और प्रजातंत्र पर आपके क्या विचार हैं? और अगला हमारा आता है यहाँ पर, प्रजातंत्र में राजा के पास सारी शक्तियां होती है, यह सही है या गलत है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सेकेंड होगा, राजतंत्र की प्रजातंत्र के साथ में तुलना कीजिए। ये प्रश्न यहां पर बच्चों के आकलन के लिए, जिन्होंने सरकार के विभिन्न संपत्तियों को समझ लिया है, विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को समझ लिया है, तो ये प्रश्न उनकी समझ के बारे में हम उनका आकलन इस प्रश्न से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे देखें, अगले प्रश्न की बात करें तो एक आकलन कार्य में छात्रों को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए कहा गया। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जा सकता? जल चक्र के 4 मुख्य चरण, वर्षा और संघनन के बीच अंतर, पानी किस प्रकार लगातार अपना रूप बदलता है, और मीठे पानी के स्रोत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किस कार्य के माध्यम से यहाँ पर ज्ञान या समझ से पहलू से आकलन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए जिससे आकलन नहीं किया जा सकता है वो इसमें रहेगा मीठे पानी के स्रोत। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये, क्योंकि हम बच्चों का आकलन जल चक्र के ऊपर कर रहे हैं, तो सिर्फ मीठे पानी के स्रोत से ये पता नहीं चल पाएगा कि बच्चे ने जल चक्र को ठीक से समझा है या नहीं समझा है। बाकी अन्य तीनों विकल्पों से देखिए जल चक्र के बारे में हमें बच्चों के आकलन का पता इसमें चलेगा कि किस प्रकार बच्चे ने इसको समझा है। आगे देखिए तो अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर फिर हमें सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न दिया है, और इसमें यदि हम देखें तो जिला परिषद को हम यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। जिला परिषद जिलाधीश से संबंधित होगा। ग्राम सभा यहाँ पर बी जो है वो गांव से संबंधित होगी, क्योंकि ग्राम सभा गांव में होती है। वार्ड समिति जो है, वार्ड समिति यहाँ पर नगर पालिकाओं में होगी, और निगम महापौर से संबंधित होगा। इस प्रकार से हम इनका मिलान इसमें कर देंगे। काफी सरल सा है और इन सभी को आप सभी अच्छी तरीके से जानते भी हैं, और इसके लिए हमारा जो विकल्प 1 होगा वही इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, अनियमित मजदूर। श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? देखिए हमें यहाँ पर मजदूर या अनियमित श्रमिक के बारे में बात करनी है, तो यहाँ पर हम कौन सा उदाहरण ले सकते हैं? निर्माण स्थल पर काम आने वाला मिस्त्री, या फिर घरेलू सहायिकाएं, राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक। तो देखिए मैनेजर को तो हम यहाँ मजदूर श्रमिक से नहीं जोड़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से अनियमित की बात की गई है, तो यहाँ पर ए और बी जो हैं ये अनियमित मजदूर या श्रमिक शब्द को परिभाषित करने के लिए कथन ठीक रहेंगे, जिसमें केवल ए और बी यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित कथनों को पहिए तथा सही विकल्प का, सॉरी पहिए नहीं है वो पढ़िए था, ये मिसप्रिंट हुआ थोड़ा सा, पढ़िए है ना, और सही विकल्प का चयन इसमें कीजिए। अभी कथन है यहाँ पर खेती और मजदूर ऋतुनिष्ठ यानी कि सीजनल श्रमिक होते हैं। कारण है खेती में कई तरह के काम होते हैं, जिससे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, फसलों की कटाई आदि। तो यहाँ पर क्या ये जो कथन पहला दिया है, खेती और मजदूर सीजनल श्रमिक होते हैं, तो बिल्कुल हम यदि खेती में यदि देखें मजदूर को, तो उनका काम एक सीजन पर ही रहता है ना। जैसे गर्मी जब होती है तो गर्म फसल कट जाती है, उसके बाद मजदूरों का कोई काम नहीं बचता है। बरसात होती रहती है तब मजदूरों का कोई काम नहीं होता है ना। फसल की जब कटाई होती है तभी मजदूरों की आवश्यकता होती है, खेती और मजदूरों की, तो वो एक सीजनल काम हो जाता है। और दूसरा यदि हम कारण देखें तो खेती में कई तरह के काम भी होते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, फसलों की कटाई, तो ये सब काम भी जो होते हैं सीजनल ही होते हैं। और यहाँ पर जो कारण आर है वो बिल्कुल उस कथन की व्याख्या सही रूप से करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर यहाँ पर सही रूप से व्याख्या करता है ए वाले की। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर सही विकल्प 2 दे रखे हैं जिन्हें पढ़ना है। विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है। सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। और दूसरा है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथककृत अलग करना होगा। तो देखिए, समावेशी शिक्षा जो है वो ये स्वीकार नहीं करती कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथक शिक्षा दी जाए, क्योंकि उन बच्चों के अंदर हीन भावना आती है, जैसे वे अपने को दूसरों से कमजोर समझते हैं, तो इसलिए उन्हें सामान्य बच्चों के साथ साथ ही शिक्षा देनी चाहिए। तो दूसरा यहाँ पर गलत हो जाता है और पहला इसमें यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें केवल ए ही सही है, यहाँ पर बी तो गलत है। चलिए, हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव किया। अब देखिए क्या संभव यहाँ पर किया है। तो हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव किया कि माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। और पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्तियों में अधिकार मिलना चाहिए। तो देखिए, हिंदू अधिनियम 2005 है, उसने ये नहीं कहा है कि पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। सिर्फ ये जरूर कहा है कि माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए वाला तो सही बात कर रहा है, पर बी वाला इसमें गलत बात कर रहा है। तो यहाँ पर ए सही और बी गलत है। तो यहाँ पर विकल्प देखें तो जिसमें ए सही और बी गलत है वो है हमारा विकल्प नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित वाक्यों ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर इसमें हम यहाँ पर 2 वाक्य दिए हैं ए और बी के रूप में। पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भ में प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र से है। और पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो देखिए, यदि हम जेंडर परिप्रेक्ष्य में शामिल मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता बिल्कुल होगी यहाँ पर। और देखिए, पहला क्या बोल रहा है कि पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भ में प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र से, तो बढ़ोतरी मात्र से नहीं बराबरी से होता है ना। तो यहाँ पर ए इसमें गलत है और बी इसमें यहाँ पर सही है। तो इसके लिए हमारा उत्तर बनेगा कि केवल बी इसमें यहाँ पर सही बात कर रहा है। मतलब हमें किसी प्रकार का जेंडर जो भेदभाव है वो नहीं शामिल करना है प्रश्न के विकल्पों में, है ना। तो दूसरा इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिए, चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक यहाँ पर रहेगा। अब थोड़ा सा प्रश्न हमारा ऊपर चला गया है। देखिए, देश जिनमें चुनाव में सार्वभौमिकता
मताधिकार की प्रणाली है, देश जिनमें चुनाव में सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है और सार्वजनिक भलाई हेतु भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय और नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए, चुनाव में मतदान के महत्व पर हमें एक चर्चा की शुरुआत करना है और उसके लिए यहाँ पर सबसे जो विषय प्रासंगिक होगा वो यहाँ पर क्या रहेगा, तो सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थिति के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है। निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जा सकती है? निरूपण, परियोजन, फैक्ट्री का भ्रमण या कुछ अध्ययन वृत्तों या केस स्टडी पर चर्चा। तो यहाँ पर उपयुक्त विकल्पों का हमें चयन करना है। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षिका, भूगोल के शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थिति के कारकों की छानबीन करवाना चाहती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षिका को यहाँ पर कौन सी विधि जो है वो अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर विधि जो रहेगी वो रहेगी बी, सी और डी। निरूपण जो रहेगा वो इससे संबंधित यहाँ पर नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, 1975 और 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने को कहा गया। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? अब देखिए, प्रश्न को आप थोड़ा सा समझिएगा। 75-77 के बीच में आपातकाल की अवधि की बात इसमें की गई है और इस दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम तय कर दिए थे, है ना, और उनका पालन करने के लिए भी कहा गया था। तो ये किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? सामाजिक विज्ञापन, अभिवेचन, सेंसरशिप या भेदभाव या लोकतंत्र के नुकसान। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा इसमें हमारा अभिवेचन, जिसे सेंसरशिप कहते हैं। देखिए, सेंसरशिप क्या चीज होती है? तो सरकार जो होती है, कोई भी मीडिया, प्रकाशन, अखबार, इनके लिए कुछ ना कुछ नियम तय करती है। जैसे कोई फिल्म होती है तो सेंसर बोर्ड को क्यों भेजी जाती है कि भाई वो उसको सर्टिफाई करे, यानी कि उसमें यदि कुछ अंश ऐसे लगते हैं जो प्रसारित नहीं होने चाहिए तो वो उन्हें हटवा सकती है। बस वही अभिवेचन है, उसी को हम सेंसरशिप कहते हैं। तो ऐसा ही 1975-77 के बीच में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए थे, यानी कि कुछ ऐसे अंश जो उस समय परिस्थिति के लिए ठीक नहीं है उनमें काट छाट की जाए, उनको हटाया जाए। ऐसे नियम तय करना अभिवेचन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है। तो ये उदाहरण किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? तो अभिवेचन, जिसे हम सेंसरशिप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभवों पर रोल प्ले निम्न में से किसे समझाने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है? उन तरीकों व साधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया, समाज के हसियाई समूहों के साथ समानुभूति, औपनिवेशकों के समय में अस्पृश्यता का चलन कैसा था। तो देखिए, यदि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुभवों पर रोल प्ले करना चाह रहे हैं तो हम किसे समझने में यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए सहायक होगा? तो देखिए, तरीके व साधन का तो बच्चे छोटे हैं तो उस स्थिति में वो अनुभव नहीं कर पाएंगे, पर समाज के हसियाई समूह के साथ में सहानुभूति और अस्पृश्यता का चलन कैसा था, ये जरूर बच्चे यहाँ पर अनुभव कर पाएंगे इस रोल प्ले से। तो यहाँ पर ए और बी के रूप में जो हमारा विकल्प 1 होगा वो इसमें यहाँ पर, सॉरी ए नहीं, ए तो गलत है, मतलब उसको शामिल नहीं किया क्योंकि छोटे बच्चे होने की वजह से। तो बी और सी, तो बी और सी में यहाँ पर हमारा बन रहा है विकल्प नंबर 2, केवल बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। विद्यार्थियों के द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं को संबोधित करने के लिए शिक्षिका
इस पर विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध करवाने का निर्णय लेती है। निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त युक्ति होगी? स्थानीय सफाई कर्मचारियों को उनके अनुभव और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु कक्षा में आमंत्रित करना, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन पर एक वृत्त चित्र दिखाना, कम से कम एक सप्ताह तक हर रोज विद्यार्थियों को उनकी कक्षा को साफ करने के लिए कहना, और फोर्थ है स्वास्थ्य के महत्व पर भाषण आयोजित करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं, इसको संबोधित करने के लिए हर शिक्षिका जो यहाँ पर कौन सी रणनीति शिक्षा के लिए उपयुक्त होगी? स्थानीय सफाई कर्मचारी को उनके कार्य अनुभव और सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने के लिए कक्षा में आमंत्रित करना। ये यहाँ पर बिल्कुल सही युक्ति रहेगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। सामाजिक विज्ञान में एक शिक्षक चाहते थे कि उनके छात्र पिछली राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीति को समझे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का लेख इस विषय पर विस्तृत जानकारी देता है, लेकिन उन पर हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसलिए शिक्षक असमंजस में है और क्या उसे इस लेख को शामिल करना चाहिए या नहीं, या उपयोग करना चाहिए या नहीं। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सी सबसे जिम्मेदारी पूर्ण कार्रवाई यहाँ पर रहेगी? तो प्रश्न थोड़े से बड़े बड़े यहाँ पर देखने को मिलते हैं सब्जेक्ट में। अब देखिए, समझाएं कि हमें लेख के लेखक पर ध्यान न देकर केवल गलती दी गई उसमें दी गई विशेष सामग्री पर ध्यान देना चाहिए जो इस नीति से संबंधित है। लेखक का नाम लिए बगैर इस लेख से उदाहरण का प्रयोग कक्षा में करें और जिससे किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचते हुए उस लेख का लाभ उठाया जा सके। थर्ड है, यहाँ पर इसके बदले कम लाभदायक स्रोत सामग्री के रूप में कक्षा में प्रयोग करें। विवाद के बारे में चर्चा करने से केवल यहाँ पर समय बर्बाद होगा। फोर्थ है, समझाएं कि सरकारी पदों पर लोग विवाद का पात्र बन सकते हैं और हमें लेखों का चयन उनके शैक्षिक महत्व के आधार पर चुनना चाहिए, ना कि असंबंधित प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर। बिल्कुल यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में एक पूर्ण जिम्मेदारी के रूप में शिक्षक इसे यहाँ पर कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ को। आगे देखिए, श्रीमान राज अपने प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझाते हैं। यह आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक होगा। एक अंतर संबंधित विश्व में समायोजन के लिए विभिन्न संस्कृतियों का आदर या कदर करने की आवश्यकता है। सीए तुम्हें समसामयिक वास्तविकताओं से लेस होना होगा और चर्चा के विषय के तौर पर कौन से कथन यहाँ पर उपयुक्त हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो उपयुक्त हो सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक होगा, जिसमें फर्स्ट विकल्प है, दूसरा है और तीसरा है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 यानी कि ABC के रूप में विकल्प नंबर फोर्थ जो होगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, सामाजिक विज्ञान परियोजना पर कार्य करते समय निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत देता है? समाचार पत्रिका पढ़ना, एक फीचर फिल्म देखना, एक वृत्त चित्र देखना, या फिर एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान की परियोजना करते हुए निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत देता है? तो वो होगा एक ऐतिहासिक स्मारक और भ्रमण का परीक्षण करना, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को रेगिस्तान में लोगों का जीवन कैसा है मतलब विषय पर परियोजना कार्य करने के लिए कहती है। इस परियोजना को करने के लिए निम्न का क्रम लगाइए। अब देखिए, यहाँ पर हमें कुछ कथन दे रखे हैं, उनको एक क्रम में हमें जमाना है। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रहेगा रेगिस्तान में लोगों का जीवन। तो यहाँ पर बी के रूप में है कक्षा में परिणामों को प्रदर्शन करना, प्रेजेंट करना। बी है आंकड़ों के एकत्रीकरण की योजना बनाना। सी है जलवायु, जीवन शैली, खान पान आदि की आदतों पर आंकड़ों को स्रोत ढूंढना, आंकड़े एकत्रित करना, उनका प्रदर्शन करना। और डी है उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना जिस पर परियोजना बनाई जाती है और परियोजना कार्य हेतु निर्माण, उद्देश्यों का निर्माण। अब देखिए, इसे क्रम में लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारा कार्य यहाँ पर क्या रहेगा? तो सबसे पहले हमारा कार्य रहेगा जिस उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना जिस पर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो डी यहाँ पर पहले क्रम में रहेगा। फिर उसके उद्देश्यों का निर्माण करेंगे, दूसरा यहाँ पर होगा।
फिर उसके बाद में हम उसके आंकड़े एकत्रण की योजना बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर पर इसे रखेंगे और उसके साथ में जीवन, जलवायु, जीवन शैली, खान पान आदि की आदतों का एकत्रितकरण करेंगे, उनका प्रदर्शन करेंगे और फिर हम कक्षा में प्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का क्रम इसमें रहेगा। इसके लिए हमारा विकल्प इसमें 2 जो होगा ये हमारा उत्तर बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज की जो हमने क्वेश्चन लिए थे 30 क्वेश्चन, ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।